दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योप एजुकेशन। हमारे साथ बैठे हैं इंडिया के सुपर 50 बच्चे जो कि अलग-अलग शहरों से हमारे पास हैं और हम लोग कर रहे हैं सीटेट का पूरा रिवीजन। तो अभी हमारा रिवीजन सीडीपी का चल रहा है। लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोगों ने रिवीजन किया था कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट, हेरिडिटी, सोशलाइजेशन इत्यादि तक का हम लोगों ने किया था और प्याजे तक हम लोगों ने किया था। आज हम लोग उससे आगे रिवीजन करने वाले हैं। आज हम लोग कोहलबर्ग से स्टार्ट करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। सिलेबस सबको पता ही है, आप लोग सिलेबस में भी देख सकते हैं और हम डिस्कशन में ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जैसा क्वेश्चन पूछता है, उस एवज में हम लोग रिवीजन करें ताकि हो। सब लोग पूरा एक्टिव रहिएगा, जो भी लोग हमारे साथ स्क्रीन पे हैं, आप सभी लोग पूरा तैयार रहिएगा क्योंकि क्लास की टाइम ऑटोमेटिक 30 मिनट में ये हो जाती है। तो एकदम जैसे ही आपको बोलना हो, बस वही वाला नियम, ऐसे सामने हाथ ले आएँगे पूरा ताकि पता चल जाए और जब भी जिसको मौका मिलेगा बोलेंगे, नहीं मौका मिला कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। आरुषि, टेंशन नहीं लेना है कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है। ऐसा मौका मिलेगा बोलेंगे उसमें क्योंकि समय देख रहे हैं ना कितना कम रहता है, तो उस 10 सेकंड का यूज़ भी हम लोग पढ़ाई के लिए करेंगे। जब मौका मिला बोलेंगे, लेकिन हाथ खड़ा करना है। सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको आगे आना है और ये बहुत बड़ी बात होगी कि आप के अंदर टीचर्स के गुण और भी ज़्यादा आएँगे और आगे भी आपको केवी इत्यादि में भी बहुत मदद मिलेगा। चलिए, कोलबर्ग से हम लोग अपने आज के रिवीजन को शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे एक बार दिमाग में कोलबर्ग, उनका पूरा नाम था लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने 3 अवस्थाओं में बाँटा, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल को 2 भाग में बाँटा, जिसमें कि उन्होंने क्या-क्या दिया था? सबसे पहले था उनका जो आज्ञा और दंड वाली अवस्था थी, उसके बाद दूसरा था अहंकार वाला अवस्था। कन्वेंशनल में 2 भाग में बाँटा था, उसमें था मन में सब लोग बोलिए, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की नैतिकता जिसको कहीं-कहीं पे प्रशंसा की अवस्था भी बोल देते हैं और दूसरा था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की ये जो है, वो रह जाता है उसमें। उसके बाद लास्ट वाला जो है उत्तर परंपरागत में, उसमें आ जाता है कि एक तो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधन, जिस पे बच्चे कई बार कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किससे जुड़ा हुआ है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये इसका है, उत्तर परंपरागत का है, परंपरागत का नहीं है। इसमें बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं सब लोग। और उसके बाद यूनिवर्सल जो है सार्वभौमिक सिद्धांत वाला, उसमें तो डाउट नहीं रहता है, लेकिन मेन जो मैंने देखा है क्वेश्चन ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, वो सामाजिक समझौते पे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को ऐसा लिखा जाता है, जैसे कि आपको लगे कि वो परंपरागत, लेकिन है वो उत्तर परंपरागत। एक डिफरेंस मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तब बच्चों के पास चलूँगा। डिफरेंस ये है कि देखिए परंपरागत और उत्तर परंपरागत में बस एक छोटा-सा डिफरेंस है कि परंपरागत का जो ये फेज है ना, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, वहाँ पर नियम है ऑलरेडी और हम उसका सम्मान कर रहे हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है, उसमें क्या है कि जितना उस नियम का रोल है, उतना मेरा भी रोल है। आप समझ रहे हैं? आप यहाँ पर एक 2 नियत से बच्चे आते हैं। एक आप हैं कि नहीं सर जो बोल रहे हैं उसका सम्मान है। ये चलिए टीचर स्टूडेंट में चलेगा। लेकिन आप सामाजिक तौर पे कहीं पे जाते हैं, तो कोई जो बोल रहे हैं उसका सम्मान है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वहाँ पर कोई खराब बोलता है तो हम अपना स्टैंड भी लेंगे कि नहीं, नहीं अंकल जी आप ये बात ठीक नहीं बोल रहे। तो ये हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बस यही डिफरेंस है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान मतलब हाँ ठीक है, अंकल जी हैं, बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। अच्छे बोल रहे हैं अंकल जी कुछ भी बोल रहे हैं तो हम उसको सम्मान करेंगे। ये हो गया परंपरागत का दूसरा वाला स्टेज जिसको हम लोग सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा और मैच्योर हो जाएँ, हम चले जाएँ सामाजिक समझौते में, तो हम देखेंगे कि नहीं अंकल जी ने हैं अंकल जी लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बोल देंगे। अंकल जी आपने ये गलत बोला। तो ये जो था, ये उस सम्मान के साथ-साथ आपका अपना स्टैंड भी है। ये यहाँ पर है। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूँगा कोई बोलेगा जो सबसे पहला है अधिकार और दंड। इसमें आपको क्या लगता है कि इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एनीबॉडी? रेज़ हैंड करेंगे, संगीता पाल, ठीक है। सर इसमें होता है कि बच्चा आज्ञाकारिता के मतलब दंड के डर से बचने के लिए करता है कि अगर हमने होमवर्क नहीं किया तो मम्मी हमें डांटेगी, वो डर के कारण करता है ये काम। उस समय उसको ये समझ नहीं होती है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं, लेकिन डर के बहाने करता है वो। और इसी में दूसरा आता है कि अहंकारिता, क्योंकि हुँ, बच्चा अपने नियम बनाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, दूसरा कर रहा है वो सही हो सकता है नहीं है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वही सही। ओके। श्रेया आपने सुना संगीता को, तो आपको क्या लगता है इसमें और यस कुछ सर। पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं? सर जो अहंकार की अवस्था मतलब इस अवस्था में बच्चे जब आते हैं तो जिद करने लग जाते हैं, उनको मतलब अपनी चीजें पता होती है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे छोटा बच्चा मार्केट जाता है तो वहां पे रोने लगेगा, जिद कर लेगा कि हमें ये सामान खरीदना है।
इस अवस्था तक बच्चे में जिद करने लगते हैं। जी, 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 बिल्कुल। अभिषेक, कहाँ गया अभिषेक? भाई इतना अंधेरा में काहे बैठा भाई? हाँ, तो अभिषेक जी, ये जो अभी इन दोनों ने बोला, तो आपको पता है कि ये किस उम्र के बच्चे रहते हैं इस श्रेणी में? यस सर, ये होते हैं लगभग 6 साल तक के बच्चे। नहीं, 4 से 10 साल के बच्चे रहते हैं इसमें। 4 से 10 साल के बच्चे पूर्व परंपरागत में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जब भी पूछूँ ना, हाथ-वाथ आप खड़ा करके रहिएगा, तब मैं क्रॉस का भी मौका दूँगा। अगर मुझे दिख जाएगा आपका हाथ, तो मैं क्रॉस का भी मौका दूँगा ताकि एक डिस्कशन भी क्रिएट हो जाए। मतलब आप उतनी देर तक हाथ रखिएगा ताकि एटलीस्ट मुझे दिख जाए। एक राउंड में मैं देख लूँगा, तो फिर मैं जैसे अभी संगीता से हमने श्रेया पे क्रॉस किया, फिर वहाँ से अभिषेक पे किया, तो थोड़ा एक क्रॉस डिस्कशन का भी मौका मिलेगा। तो ये अहंकार वाली अवस्था या आज्ञा दंड वाली अवस्था, सिंपल सी बात है कि कभी भी अगर हमारा पूर्व परंपरागत अवस्था को ओवरऑल अगर मैं डिफाइन करूं, तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमारी जो नैतिकता है वो दूसरे लोग डिसाइड करते हैं, मैं नहीं करता हूं, दूसरे लोग डिसाइड करते हैं। मेरे माता पिता बोल दिए, कोई चीज पे दंड दे दिए, तो हम उस आधार पे हम नैतिकता देखते हैं। अगर किसी चीज पे हमको क्या कहते हैं, वाहवाही कर दिए, तो हम उसको अच्छा मानते हैं। आज मैंने पढ़ाया भी था दूसरे टॉपिक में, तो हमारी सामाजिकता ही वही होती है, मीनिंग वही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा जान के वो करता है, उसके उस समय पे तार्किक बुद्धि नहीं रहती है, अमूर्त बुद्धि नहीं रहती है, इस वजह से वो ये काम करता है ना। वही परंपरागत की अवस्था में आ जाते हैं। इसको कौन डिफाइन करेगा परंपरागत को? नेहा महोर जी जी। सर, परंपरागत की जो अवस्था होती है वह 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। जी इसमें सर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, वो जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उनकी तारीफ करेंगे तो उनको लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जी और उसमें सामाजिक नियमों, जो भी सामाजिक हो या फिर जो अदर्स भी नियम है, उनको वह फॉलो करने लगता है कि ये जो नियम है वो हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये गलत है हमारे लिए, उनमें ऐसी भावना आने लगती है। जी जी। इन्फिनिक्स, आपको मैंने अनम्यूट भेजा है, बताइए आपका इस पर क्या पॉइंट हो। जैसे मैं किसी को अनम्यूट करने के लिए बोलूं, पहले ही अनम्यूट करके रेडी रहिए। इन्फिनिक्स एक्स, येलो येलो साड़ी, अनम्यूट करिए पहले। जी हाँ सर, बताइए, आपका नाम क्या है? इसमें जी नेहा सिंह। नेहा सिंह जी, बताइए। सर इसमें बच्चा कुछ भी जैसे किसी कार्य को करता है, अच्छा लड़का है अच्छी लड़की, उसमें बोल देते हैं माता पिता कि ये तुम्हारा काम अच्छा है, तो उस व्यवहार को बार बार करता है कि इसमें मतलब मेरी प्रशंसा हो रही है, जी हमारा कार्य अच्छा है, उस काम को आगे करते जाता है। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। धनुष, आपने नेहा की बात सुनी अभी। इन्होंने बोला क्या कि बच्चा अपने मतलब प्रशंसा के लिए करते जाता है, फिर ये कैसे अलग हुआ पहले से, पूर्व परंपरागत से? इसमें सर जी, इस अवस्था में बच्चा जो समाज नियम बनाता है उसी के अनुसार कार्य करता है। ओके जी, तो फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? इनको भी बोलना है, वो हाथ खड़ा करके रखे रहिए, मैं कभी भी किसी को मौका दे सकता हूँ। बढ़िया से बताइए धनुष, आवाज नहीं आ रही। डिफरेंस क्या है और कौन बोल सकते हैं? नंदिनी, आप बोलेंगे? जल्दी, नंदिनी, एनीबॉडी एल्स? आशुतोष, थोड़ा क्विकली करेंगे सब लोग। आशुतोष बोलिए। सर इसमें जो पहला है, जैसे उसमें हम जाते हैं पूर्व परंपरागत में, तो उसमें जैसे दंड दंड की वजह से करता है। ठीक। और इसमें सर क्या होता है कि जैसे बच्चा जो होता है हम्म वो, जैसे कोई जब उसे दूसरा अप्रिशिएट करता है कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो अपनी नैतिकता का प्रदर्शन तब करते हैं बच्चे। जी और जी एक होता है जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जी, तो वो सामाजिक मुद्दों को फॉलो करता है तो अपनी नैतिकता का प्रदर्शन करता है कि बिल्कुल। जो सामाजिक बनाए हुए नियम कानून है वो सही, तो उसके प्रति वो अपनी नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं बच्चे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बिल्कुल आई एग्री विद आशुतोष। दो चीज है, एक है पूर्व परंपरागत, इसमें सिंपल सी बात है कि भाई हमको कुछ नहीं पता है, जैसा हमको आउटपुट मिल रहा है हम वैसा काम करेंगे। सामान उठा के फेंकने पर अगर मुझे दंड मिला तो मुझे पता है कि वो गलत है, मैं आगे नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी चीज पे अप्रिशिएशन मिला तो करूंगा। एक उसमें सेल्फिशनेस भी आता है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मुझे दूसरे की परवाह नहीं। लेकिन यहाँ पर अब क्या आ जाता है, यहाँ पर हमें दूसरों की भी फिक्र होने लगती है।
है ना? इसलिए नहीं कि मेरा दिल कहता है कि समाज के लिए अच्छा करना चाहिए, नहीं, वो तो उत्तर परंपरागत में आएगा। यहाँ पर इसलिए मुझे दूसरों की फ़िक्र होती है ताकि मैं भी अच्छा कहलाऊँ, है ना? मतलब ये मुझे भी खाना है, ये आधा मैं खाऊँगा, आधा मैं अपनी बहन को दूँगा। तो लोग बोलता है वाह-वाह इसलिए करते हैं, इच्छा नहीं है देने की, कि ये 2 बिस्किट है, क्या करोगे? तो बच्चा वाह-वाही के लिए बोलता है कि ये मैं उनको भी दे दूँगा, मुझे उसे भी देना है, उस वो भी तो है। तो इस समय पर ये 10 से 13 साल रहता है, तो ये ट्रांजिशन फेज़ है किशोरावस्था का। तो इस समय पर बच्चा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। अब जैसे देखिए एक और पॉइंट था जो मैंने अभी परंपरागत और उत्तर परंपरागत के बीच में बोली थी। इसके डिफरेंस को कौन बता सकता है मुझे? एनीबॉडी? हाथ ऐसे करना है तो मैं देखूँगा। कौन-कौन बता सकता है? परंपरागत और उत्तर परंपरागत के बीच के डिफरेंस को आरुषि सिंह बताइए। कि ये जो अब अच्छा लड़का, अच्छा लड़की से जो हम बाबा बन जाते हैं एकदम दार्शनिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे? क्या डिफरेंस? जैसे सर कि ये पूर्व परंपरागत नवीनतम जो मतलब कि मतलब जो दंड के कारण जो करते हैं ना कि ऐसे ये करेंगे तो मम्मी बोलेंगे जो डांटेगी, जैसे कि मैंने पूरा खाना खा लिया, जैसे कि बिस्किट पूरा खा लिया तो मम्मी डांटेगी ना कि भैया के लिए भी बचा के रखना है। लेकिन ये परंपरागत नैतिकता में तो ये रहता है कि नहीं मम्मी बोलेगी कि भैया को भी आधा देना है तो बोले कि नहीं दोनों भाई बहन बांट के खाना है। तो ये जब ये 10 से 13 साल की उम्र में आ जाते हैं तो ये नैतिकता आ जाती है बच्चों में कि नहीं अच्छे भी कहलाएंगे, अच्छे कहेंगे, भैया भी घर वाले कहेंगे और वो भी कहेंगे कि चलो दोनों बांट के खा रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। और ये जिसमें अहंकार की भावना रहती है पूर्व परंपरागत में कि नहीं मुझे ही चाहिए, सिर्फ मुझे ही चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ओके, गुड। प्रीति आपने सुना, क्या आप एक बार तीनों को समराइज कर सकते हैं प्रीति? पूरा एक लाइन से Yes, sir. तीनों को। जी। पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे आज्ञा और दंड की भावना होती है। जैसे अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलेगा। नहीं आप बोलिए, मैं हेलो बता रहा सर। हूँ और किसी को करना है तो करिए। रेजेंट जी आप बोलिए। इसमें बच्चे आज्ञा और दंड की भावना मतलब होती है। जैसे अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलती है, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। और दूसरा है कि रुचि, इसमें बच्चे अपनी रुचि के अनुसार अगर कोई कार्य करते हैं तो उसे रुचि की अभिकल्पना कहते हैं। और इसमें बच्चा थोड़ा अहंकारी भी होता है कि नहीं यही अच्छा है और यही मुझे करना है। दूसरा आता है परंपरागत अवस्था। इसमें यह 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है और बच्चा इसमें सामाजिक हो जाता है। बिल्कुल। और सामाजिक हो जाता है इसमें बच्चा। और उसका है कि उसका पॉइंट जो समाज के नियम है उनको फॉलो करता है, समाज के नियमों को जानता है और उसे करने की कोशिश करता है। और अच्छा काम, जैसे इसमें होता है कि अच्छा लड़का और लड़की बनने की कोशिश करता है कि हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें बच्चे को प्रशंसा मिलेगी। तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था है। इसमें 13 साल से ऊपर के बच्चे भी आते हैं। 13 से 18 साल, 13 साल से ऊपर। और इसमें बच्चा ये है कि वो सामाजिक नियमों को मानता है, लेकिन अगर कोई बोले कि यही सही है तो वो अपना भी थिंकिंग देता है कि नहीं, इसमें अपना ऑब्जेक्शन देता है और कहता है कि नहीं ये भी गलत हो सकता है अगर उसे गलत लगता है तो। और तीसरा है सार्वभौमिक अवस्था। वो मतलब जैसे जो परम सत्य उसी को मानता है। वही वाला, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। साधु भूखा ना जाए। पहला वाला में क्या है कि मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए, इसे समझ सकते हैं। दूसरा है कि मतलब क्या कहते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तीसरा क्या है कि उसका कोई टाइमिंग नहीं है, मैं भले भूखा रह लूं। हाँ मैं भले ही भूखा रह लूं लेकिन हम सबको खुश करें। श्रेया भी अभी हमारे साथ हैं। श्रेया आप बताइए कि इससे पहले भी इन लोगों ने मिलके बताया, आप बताइए कि इससे पहले जो होता है 4 साल से पहले हम कहे नहीं रख रहे हैं, इसमें 4 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर 4 साल के पहले बच्चा बहुत छोटा होता है। हाँ। उस टाइम जैसे कि जो 4 साल के पहले होता है तो बच्चा अधिकतर जैसे कि जीन प्यासे कि वो संवेदों के माध्यम से चीजों को करता है। उस पर खुद तो वो चीजों को व्यक्त नहीं कर पाता है। इसलिए कोल वर्ग ने उसको 4 साल से बांटा। जब बच्चे मतलब इस एज में आके बच्चे स्वयं कुछ करने लग जाते हैं और उनके अंदर जो है स्वयं की भावना आ जाती है कि मेरे लिए ये चाहिए या मुझे कैसे चीजें करनी है। 4 वर्ष से पूर्ण नैतिकता पूर्व की अवस्था। जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं संगीता कि ये जो नैतिक तर्कना है या नैतिक दुविधा है,
ये कब से स्टार्ट होगी? ऐसा क्वेश्चन अभी तक किया नहीं है सर आपने, लेकिन पूछूं तो? ये सर ये भी 4 वर्ष के बाद से होगी, क्योंकि नैतिकता उसी समय बच्चे में आती है। हाँ, और वो बिल्कुल। अगर दो सही के बीच डिसीजन ले सकता है तो वो नैतिक तर्कना है, लेकिन जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो वो दुविधा, इसको हिंज दुविधा भी कहते हैं। जी, हिंद दुविधा भी कहते हैं। आशुतोष, हालांकि आपने रेज हैंड नहीं किया है, लेकिन ये बड़ी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा, यस बच्चे बहुत फंसते हैं। नैतिक तर्क भी यस ऑप्शन में, नैतिक दुविधा भी ऑप्शन में, हम कब कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सर, जैसे इसमें जो जो एक आज्ञा और दंड की अवस्था होती है। हेलो, जी आ रही है सर आवाज? हाँ, आ रही है, बताइए। क्वेश्चन आपने क्या पूछा, फिर से बताइए सर। नैतिक तर्क है और नैतिक दुविधा है, दोनों को हम कैसे डिफाइन हाँ, करेंगे? दोनों कैसे एक दूसरे से अलग? नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा। हम्म सर नैतिक दुविधा सर तब होती है जैसे वो हिंज वाला जो मैम ने भी बताया, करेक्ट। कि जैसे अगर वो अपनी वाइफ के लिए अगर वो दवा ना लेता तो उसकी हम्म वाइफ की डेथ हो सकती थी। तो सर ठीक। उसमें जैसे वो नैतिक दुविधा के लिए हो गया। हम्म और जो सर नैतिक तर्कना है, इसको सर मैं ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ अभी। कोई मदद सही कर और सकते हैं गलत के उनको? बीच, जी, जी जी सर। सर, सही और गलत के बीच में अंतर को समझ पाना, ये नैतिक सही। तर्कना होती है। और जब हाँ, नहीं कर पा रहे हैं तो वो दुविधा है। ओके दुविधा, यस। ओके। प्रीति, आप भी लाइन पे हैं अभी। अगर मान लीजिए हम अभी एक सिचुएशन आपको देते हैं, मतलब एक स्टोरी देते हैं, कहानी बता रहे हैं, सीटेट में पूछा जाएगा कि एक 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 विद्यार्थी है और उससे एक सिचुएशन आता है इस समय पर कि जीवन में एक इंसान को सिचुएशन आता है, बच्चे को सिचुएशन आता है कि अभी हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, आगे हमको सीटेट की तैयारी करनी चाहिए कि बैंक की तैयारी करनी चाहिए कि रेलवे की तैयारी करनी चाहिए, तो ये क्या होगा? तर्कना होगा कि दुविधा होगा? दुविधा होगा सर, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसे मैंने क्या ये कहाँ बोला? करना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ डिसाइड नहीं कर पा रहा, मैं बोल रहा हूँ कि वो सोच रहा है कि मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए कि वो करना चाहिए, बस। तर्क होगा सर, तर्क नैतिक होगा। तर्क। मोरल रीजनिंग। ओके। यस आप सर। थोड़ा सा अब इसको मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, भानु प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप, ये तर्कना जो है कब दुविधा में बदल जाएगी? हाँ सर, तर्कणा की अगर बात हम करेंगे कि तर्कणा दुविधा में बदल कब जाएगी, जैसे हाँ कोई मेरे आगे दो जॉब करने का ऑप्शन है, हाँ सपोज कर लो दो जॉब करने का ऑप्शन है, दो जगह से अपॉइंटमेंट लेटर आता है। तो अगर यहाँ पे मैं सोचता हूँ, वहां के सारे विश्लेषण करूंगा, दूसरी जॉब के बारे में विश्लेषण करूंगा, और मैं अगर डिसीजन पे पहुंच गया तो ये तर्कणा है। और लेकिन अगर मैं ऐसी स्थिति में आ जाऊं कि मैं उसका निर्णय ना ले पाऊं, तो ठीक है। उस अवस्था को हम जो है दुविधा कहेंगे। ओके, वेरी एग्जैक्टली, गुड, डिले। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी यहाँ पे भानु जी ने नैतिक तर्कना नैतिक दुविधा को बताया, और ठीक है, नैतिक तर्कना हमारी नैतिक क्या कहते हैं, दुविधा में बदल जाएगी। इसी में एक टर्म आता है, मैं रेंडमली किसी से भी पूछूंगा, खोल के बताइएगा। नंदिनी सिंह, आप बताइए मुझे कि एक आता है नैतिक संप्रत्यय, एक वर्ड होता है, मॉरल कंसेप्ट बोलते हैं। पहले अनम्यूट करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, डरते क्या है, अनम्यूट करिए। एक मॉरल कंसेप्ट आता है कि ये कंसेप्ट है, दूसरे मदद कर देंगे आपको, चिंता मत करिए। मॉरल कंसेप्ट क्या होता है? नैतिक संप्रत्यय एक टर्म आता है, ये क्या होता है? सॉरी सर, नहीं बता पाऊंगी। कोई बात नहीं, नहीं आपको मदद किया जाएगा, बताना आप ही को है। इसमें मैं चाहूंगा नैतिक संप्रत्यय, कौन मदद करना चाहता है? चलिए संगीता मदद करिए, थोड़ा सा हिंट दीजिए बस आप। सर नैतिक संपत्ति होता है कि बड़ों के कैसे, जो बड़े कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको मानना, कि अगर बड़ों को नमस्ते करते हैं तो ऐसे करते हैं, उस डेवलप को अपने अंदर लाना, ओके यही नैतिक संपत्ति। जी। तो नंदिनी, कंसेप्ट क्या हुआ, संप्रत्यय क्या हुआ? जैसे अभी आप एक कैमरा सामने रखे हैं, बैठे हैं पूरा डिसिप्लिन में, अच्छे से बैठे हुए, एकदम एक स्टूडेंट की तरह बैठे हैं, तो ये आपके अंदर अपनी संस्कृति है ना, ये आपके अंदर अपना कंसेप्ट है ना, जो आपको अपने परिवार से मिला है। तो ये कंसेप्ट है, आपको पता है कि कैसे बैठना है, आपको पता है कैसे बात करना है ना? जैसे अभी मेरे से बात आप कर रहे हैं, क्या आप अपने दोस्त से ऐसे ही बात करते हैं नंदिनी? दोस्त से कैसे बात करते हैं? अभी फ्रेंड को फोन करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको? सर समझ नहीं पा रही। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी अभी आपको मान लीजिए आपकी फ्रेंड है, कोई नाम बताइए उसका। नेहा। मेघा। तो मेघा को अभी फोन करेंगे तो आप कैसे बोलिएगा? जैसे उठाने के साथ क्या बोलते हैं? क्या कर रही है? क्या कर रही है? लेकिन आप मुझे वैसे नहीं बोले ना,
आप मुझे बोलेगा कि नहीं सर मुझे नहीं पता है। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है ना कि दोस्त से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है ना? अब जैसे उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अबे क्या कर रही है जी? बोल सकते हैं इसे, लेकिन अपने मम्मी-पापा को ऐसे बोल सकते हैं, अबे क्या कर रहे हैं पापा? उठा के पटक देंगे। तो ये नैतिक कंसेप्ट है, ये मोरल कंसेप्ट है जो हम लोग सीखते हैं एक्चुअली, जो कि नैतिक कंसेप्ट हमारा बेसिकली हमें बताता है कि क्या नैतिकता है, और उसके आधार पे फिर जब हम तर्क करते हैं तो हम देखते हैं कि ये गलत सही है, क्योंकि नहीं ऐसे नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि हमारा कंसेप्ट हमको बताता है कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है? श्रेया, देखिए नैतिकता की हमने बात कर ली, अभी एक वाइगोत्स्की थ्योरी इसके बाद आता है, कैसे डिफरेंस है? कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्या डिफरेंस है? सर जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने बच्चे के विकास में भाषा, संस्कृति, समाज का रोल बताया है। जिससे बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने समाज के द्वारा चीजों को सीखता है। और जो कोहलबर्ग है सर, इन्होंने बताया कि बच्चे जैसे जन्म लेते उसके बाद अलग अलग स्टेज में होते, उस हिसाब से कार्य करते, जैसे जिस स्टेज में होंगे तो उस स्टेज के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। लेकिन जो वाइगोत्स्की, उनका कहना है कि कुछ बच्चे जो है, अगर उनका समाज या उन पर जिम्मेदारी जल्दी आ गई तो पहले ही, मतलब उस स्थिति आने के पहले मेच्योर हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चे की घर की जिम्मेदारी छोटे में आ जाती है, तो बच्चे जो अगर जैसे होते कि जो 18 साल के बाद आता है, वो बच्चों में 13-14 साल में भी आ जाता है, जिन पर अगर सर घर की जिम्मेदारी पहले हो गई। तो जो समाज होता है और जो हमारा परिवार होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे जिम्मेदारी उठाने लगते हैं। ओके, इस पर आप कुछ ऐड करेंगे आरुषि? यस सर, ये जो है ना, ये कोहलबर्ग साहब, तो ये हम लोग जो पढ़ा है कि पूर्व परंपरा अवस्था में ये अहंकार की अवस्था आ जाती है चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है, वाइगोत्स्की ने ऐसा नहीं बताया कि ये 4 साल के बाद 6 साल के बाद ही नैतिकता आएगी, ये समझ आएगी, नहीं। उन्होंने ये बताया कि समाज जैसे उसकी समाज मिलेगी, जैसे उसकी संस्कृति मिलेगी, जैसा उसका परिवेश मिलेगा, वो ऐसा उसका डेवलप होगा, वो उसका ऐसा नैतिकता होगी। जी जी, बाकी लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेंडमली अपना रेज हैंड करते रहिए, कुछ भी आपको पॉइंट ऐड करना है, मैं नया ही पूछूंगा तो क्या ही दिक्कत है, बताइएगा बताइएगा, नहीं तो बोलिएगा नंदिनी की तरह कि नहीं पता है हमको, कम से कम आपकी फ्रेंड का नाम भी पता चल जाएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। बताते रहना है, उसके लिए टेंशन नहीं। आशुतोष जी, ये वाइगोत्स्की की थ्योरी पर सामाजिक सांस्कृतिक इतनी बात हम लोग करते हैं कि ये भाषा का भी रोल है, ये भी रोल है, इतना रोल है, तो आपको पर्सनली आप ऐसा सोचते हैं कि समाज का बहुत बड़ा योगदान है किसी बच्चे के डेवलपमेंट में? यस सर, इसमें क्या होता है, जैसे सर इसमें वाइगोत्स्की जी ने इसमें ये किया है, जैसे इन्होंने संज्ञानात्मक पे बहुत काम किया है सर। तो इसमें सर जो बच्चा होता है वो जैसे अपने बाहर के फ्रेंड सर्कल में या अपने समाज से बहुत सारी चीजें सीखता है। ठीक है, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे जो होते हैं वो शामिल होते हैं, मतलब बच्चा कुल मिला के इसमें अपने सांस्कृतिक और अपने समाज मेन रूप से सर इसी से सीखता है। जी जी जी, बिल्कुल। इसमें सर इसमें संज्ञानात्मक पे काम किया है इन्होंने, वाइगोत्स्की ने। जी, ओके ओके, वेरी गुड। श्वेता जी आप अनम्यूट करिए एक बार। तो वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, ये भी संज्ञानात्मक विकास ही है, लेकिन इनका यही कहना है कि उम्र ही हर चीज का मैटर नहीं होता है। अभी इतने बच्चे हैं, सबकी उम्र अलग अलग है, लेकिन अगर एक भी है उम्र तो भी सबका सामाजिक विकास एक जैसा होगा, ये जरूरी नहीं है। अब एक टर्म आता है स्कैफोल्डिंग, इसका मुझे जानना है, कौन बताएगा? रेजन करिए जल्दी से, जो बताना है। स्कैफोल्डिंग जेडपीडी पे डिस्कशन होगा अभी, कौन बताना चाहता है? और सब लोग, रीचा बताएंगे? चलिए अनम्यूट करिए रीचा, मैं चाहता हूं कि नए लोग भी बोले जी। स्कैफोल्डिंग में सर, इसमें सिर से पैर, मतलब सिर से पैर की ओर होता है, सिर से मतलब विकास होना शुरू होता है, पहले सिर की तरफ से। अच्छा, वेरी गुड। सफेलोकोडल क्या होता है फिर? वो सफेलोकोडल है जो आपने बताया, जो आपने बताया, हाँ वेरी सर, गुड। सफेलोकार्डल है, वो सफेलोकार्डल है, ये जेडपीडी नहीं है। हाँ, सफेलोकोडल है। सफेलोकोडल में सिर से पैर की ओर विकास होता है, वो दूसरा कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, सफेलोकोडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जेडपीडी के लिए, एक बार फिर से रिवीजन करिए। प्रीति कुमारी, क्या होता है इसके फोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग जैसे जो हमें हेल्प मिलती है वो, जैसे आप हमें कोई चीज, अगर हमें किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप हमें बता रहे हैं, तो वो हमारा स्कैफोल्डिंग होगा। और जो हमें प्रॉब्लम होती है वो हमारा जेडपीडी होता है।
जी जी इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा जो सहायता हमें प्राप्त हो रही है, और जेडपीडी होता है जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विद हेल्प और विदाउट हेल्प, इनके बीच के जो अंतर होता है। अंतर होता है। जैसे प्रीतम। सर बिना मदद के यदि हम 4 तक का पहाड़ा जानते हैं और टीचर की मदद से मुझे 10 तक का आ गया, तो ये जो 4 से 10 तक का बीच होगा वही इसके फोल्डिंग होगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आशुतोष जी। यस सर। एग्री। वही सर, ये जो सारी चीजें उन लोगों ने बताई, बस यही बताना कि ये पहाड़ी अब ढांचा होता है कि जिसके माध्यम से जो एक शिक्षक होता है वो चीजों को, मतलब शिक्षक ही नहीं, उसके मित्र भी हुए, उसके पिताजी भी हुए, समाज में कोई भी ऐसा हुआ जो उसे उसकी आगे की चीजें करने में मदद देता है, ये इसके जी फोल्डिंग है। जी और ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र से बोला जाता है सर। उसमें क्या हाँ होता है, वो स्वतंत्र रूप से होता है और जब इसे मदद मिलती है आगे की चीजें सीखता है। बिल्कुल, यही अंतर है जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में। क्योंकि देखिए मेन हम लोग को क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन में हमको अगर जेडपीडी भी दे दिया स्कैफोल्डिंग भी दे दिया तो हम कई बार फंस जाते हैं। तो इसमें 2-3 चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। स्कैफोल्डिंग आंसर तब होगा जब सिंपल बोलेगा, मदद की बात करेगा, है ना। ध्यान से देख लीजिए, जेडपीडी उसका होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो बच्चा पढ़ता है, इसके फोल्डिंग उसके अकॉर्डिंग होता है जो मदद करता है। अगर मैं आपको मदद कर रहा हूं तो इसके फोल्डिंग मेरे हिसाब से होगा। कोई दूसरा टीचर अगर आके आपको पढ़ाएगा, हो सकता है कि मेरे से अच्छा वो पढ़ा दे, वो आपको जल्दी सिखा दे, तो इसके फोल्डिंग उनके हिसाब से होगा। लेकिन आपका जेडपीडी आपका है। आपको अगर 5 टॉपिक में दिक्कत है तो आपको 5 टॉपिक में दिक्कत है। वो कोई भी टीचर पढ़ाए, आपको 5 टॉपिक का दिक्कत ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक बच्चे का होता है, एक विद्यार्थी का होता है, मतलब जिसको करना है। और इसके फोल्डिंग मदद देने वाले देते हैं, अब वो मदद कोई भी दे सकता है। एक और क्वेश्चन आपको पूछता है जिसमें बच्चा आंख बंद करके समीपस्थ विकास का क्षेत्र लगा देता है, और वो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि बच्चा जो वर्तमान में जान रहा है वो क्या है, अभी बच्चे के पास जो ज्ञान है वो क्या है। क्या है? किसी का म्यूट अनम्यूट है, बताइए जी। सर वो जो बच्चा जान रहा होता है वो बच्चे का वास्तविक स्तर होता है, वर्तमान स्तर होता है वो। वर्तमान स्तर होता है, और जो वास्तविक बोल वर्तमान से सकते हैं। संभावित स्तर के बीच में जो सर वो दिया जाता है, इसके फोल्डिंग दिया जाता है संभावित स्तर तक पहुंचने के लिए बच्चे को। जी तो ठीक है। बीच के अंतर एक और क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि अगर मतलब बच्चा किसी की मदद के साथ जिस स्तर तक पहुंच जाता है उसको क्या बोलते हैं? सर वो संभावित स्तर होगा बच्चे का। विकास का संभावित स्तर वो है। बच्चा अभी जिस स्तर पर है वो वर्तमान स्तर है, जिस स्तर पर पहुंच जाएगा वो संभावित स्तर होगा। नेहा मोहर, इसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? सर मेरा जो अभी वर्तमान स्तर है हाँ वो कम है, और अगर आपकी हेल्प से वो आगे बढ़ रहा है, आप जितनी हेल्प दोगे वो उसका संभावित क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इस दोनों के जेडपीडी बीच का समीपस्थ डिफरेंस क्या विकास है? का क्षेत्र। डिफरेंस सर कि मुझे अभी कितना आ रहा है और फिर उसको जो क्या आप बोलते हेल्प हैं? कर रहे आपका अभी का स्तर और आपका जो आने वाला स्तर है, उस दोनों के बीच का क्षेत्र का डिफरेंस क्या कहलाएगा? हैं, समीपस्थ विकास का जेडपीडी। क्षेत्र। जेडपीडी समीपस्थ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी उसको बोलेंगे, क्योंकि वही वो स्तर है जहां तक बेसिकली डिफरेंस है, जो हमको पहुंचना है, जहां तक सबकी मदद से। चलिए यहाँ पर मैं अभी श्रेया राय, यहाँ पर जो हम जेडपीडी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग सामाजिक दौर में बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक समाज के रूप में हमें आगे, मतलब सामाजिक रूप से हमें मदद मिल रहा है, क्योंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी है। तो समाज का रोल है, संस्कृति का रोल है, भाषा का रोल है, ये सब बात हमको समझ में आ गया। यहाँ से हम आगे की टॉपिक पर बढ़ना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि बच्चे को जो हम ये सब कुछ करवा रहे हैं, यहाँ से मैं चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पे जोड़ना चाह रहा हूँ। बच्चे को जो हम इतना कुछ मदद दे रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, तो बच्चे को क्या क्या कैसे कराना चाहिए ताकि हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन करवा सके, है ना। ये तो मदद हो गई, ये भी एक प्रकार का चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है जो बच्चे को हम करवा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन कराने के लिए, जिससे कि बच्चे को बेनिफिट हो, हम क्या क्या करा सकते हैं? जी सर, बच्चे को सर सबसे पहले उनके परिवार से जोड़ के बताना चाहिए, जो ठीक है। उनके जीवन से संबंधित हो, जो बच्चा मतलब पूर्व ज्ञान से उससे संबंधित हो। जब जी बच्चा कोई भी नया चीज सीखता है तो उससे पहले अगर उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है तो उसको सीखने में मतलब दिक्कत होता है, वो समझ नहीं पाता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं।
तो इसीलिए सर छोटे बच्चों को सबसे पहले परिवार का विषय पढ़ाया जाता है। आपके परिवार में कौन कौन रहता है, माता पिता भाई बहन, फैमिली। जी सर। उसके बाद आस पड़ोस दोस्त मित्र इत्यादि चीजों को समझाया जाता है, जिससे बच्चों को लगता है कि नहीं ये चीजें हम जानते हैं। और उसके बाद सर बच्चे की उम्र जो होती है उसके स्तर को भी ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है कि हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे कि समझ में आएगा। बच्चों को सर ऑडियो विजुअल अगर तरीके से समझाया जाए तो वो चीजें बच्चे समझते हैं। बच्चों को सर चित्र के माध्यम से समझाया जाए तो बच्चे उससे भी रिलेट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं तो मैं क्या बोलूंगा। बहुत बढ़िया बोला, लगभग सारे पॉइंट आपने बोल दिए। राम कुमार एंटरटेनमेंट, आपके नाम में भी एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट का कितना रोल है बच्चे को सिखाने में? जी बताइए, आपका आप ऑलरेडी अनम्यूट पे हैं, बोलिए। नहीं बता सकते, लाइब्रेरी में। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। राम कुमार जी लाइब्रेरी से जुड़े रहते हैं, मैं भूल जाता हूं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। पूजा कुमारी चौहान, आप बताइए कि इंटरटेनमेंट का कितना बड़ा रोल होता है बच्चे को, मनोरंजन का कितना बड़ा रोल होता है बच्चे को? आप लोग भी देखते ही होंगे। छोटे बच्चों को सर पढ़ाने के लिए मनोरंजन का में बहुत, जैसे कि हम कोई भी पोयम बच्चे को सिखा रहे हैं तो हम थोड़ा सा उसको कुछ क्रिएटिविटी करके या कुछ गा के ऐसे कर करके बताएंगे तो वो बच्चे जल्दी सीख जाते। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सुचाना, बच्चे को आप भी अपने घर में बच्चों को देखते होंगे, तो क्या किस तरीके से आपको लगता है कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाया समझाया जा सकता है आपके हिसाब से? बच्चों को चित्रों के माध्यम से ज्यादा मतलब अच्छा से समझ में आता है। जी बिल्कुल। अभी मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं छोटे से? मेरा एक बेटा है। कितने साल के हैं? 1.5 साल का। 1.5 साल का। तो अभी 1.5 साल का जो बच्चा है, तो उसको आप अगर कभी रोने लगेगा तो आप क्या करिएगा? उसको कैसे चुप करिएगा? उसको मतलब कहते हैं कि बुढ़िया आ जाएगा, चुप हो जाओ, पकड़ लेगा तुमको। ये तो आपको दंड वाला बात हो गया है तो प्यार से कैसे चुप कराएंगे? मान लीजिए बच्चे को चुप कराना है खेल खेल में। मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उसको कहानी मतलब बताते हैं कि चुप हो जाओ, तुमको हर चीज देंगे। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। आप बहुत अच्छा, बहुत स्वीट बोलते हैं। आपने कल भी बोला था, बहुत ही स्वीट तरीके से आप बोलते हैं। आपको जो बोलने का ये है ना, क्या बोलिए, रिदम है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, आप बोला करिए प्लीज। रीचा, आपने रेजेंट किया था अभी, अनम्यूट करिए। जी, आपका क्या है, आपको क्या लगता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए? हमारे पास बस 10 सेकंड बचा हुआ है, जल्दी। सर बच्चों को तो मनोरंजन के द्वारा मतलब कोई पोयम या मतलब कहानी सुना करके कोई एक्टिविटी करके उस तरह भी सिखाते हैं, चित्रों के द्वारा भी सिखाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आज हम लोगों ने चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन तक डिस्कशन किया है, यही से हम अगले क्लास में उठाएंगे। बहुत मजा आया, डिस्कशन को और रोमांचक अगले क्लास में बनाएंगे, जैसा कल से आज ज्यादा रोमांचक था। सब लोग पार्टिसिपेट करिए, गलत सही होना कोई मतलब नहीं है। बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिबेट आपको याद रहेगा और ये आपको 10 साल 5 साल की पढ़ाई से ज्यादा याद रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद।